तो आज का सेशन शुरू करते हैं। व्हाट इज साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। साइंस जो है वो क्या है? साइंस क्या है? आर्ट्स क्या है? कॉमर्स क्या है? ये टर्म जो है इसके मीनिंग क्या है? जब देखिए इंसान दुनिया के अंदर आया होगा तो दुनिया के अंदर जो चीजें थी, जमीन थी, पानी हवा था, हवा थी, और पेड़ पौधे थे, जानवर थे। तो इसमें इंसान जो है वो सबसे बाद में आया होगा, क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत होती है। तो इंसान जब दुनिया में आया होगा तो उसने चारों तरफ देखी होंगी चीजें। तो उसको सबसे पहली चीज जो है वो भूख लगी होगी, और उसने जो है वो कोशिश किया होगा खाने की अलग अलग चीजें। कुछ चीजों को टेस्ट अच्छा लगा होगा, कुछ का अच्छा नहीं लगा होगा, कुछ चीजों से भूख मिटी होगी, किस चीज से नहीं मिटी होगी। उसी तरीके से जब प्यास लगी होगी तो उसने बहुत सारी चीजें पी होंगी, हो सकता है। जब पानी पिया होगा तो उससे प्यास बुझ गई होगी, तो धीरे धीरे उसको आइडिया लग गया होगा कि इस चीज से जो है प्यास बुझती है, इस चीज से जो है वो भूख मिटती है। और एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, उसने चीजों को देखा होगा बड़ा गौर से, और एनालाइज किया होगा माइंड के अंदर। और धीरे धीरे कंक्लूजन पे पहुंचा होगा कि हाँ भाई, दुनिया के अंदर अगर ऐसा होगा तो इसका आउटपुट ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो इसका नतीजा ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए सूरज निकलेगा तो उसके बाद जो है वो रोशनी होगी। सूरज नहीं होगा तो रोशनी नहीं होगी। सूरज निकलेगा तो गर्मी भी होगी। तो ये चीजें जो नेचर की हैं वो इंसान को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गई होंगी, और इंसान ने उसके ऊपर कुछ कंक्लूजन निकाला होगा कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा नेचर के अंदर। तो जैसे मान लीजिए इंसान ने देखा होगा, फलों को खाया होगा तो उससे भूख मिटी होगी, वो समझ गया होगा अच्छा भाई इससे जो है भूख मिट जाती है। उसी तरीके से जब उसने पानी गर्म किया होगा तो उसमें भाप निकली होगी, पहले ढक्कन को रखा होगा तो वो ऊपर उठा होगा, तो पहले तो डर गया होगा इंसान क्या है अंदर। लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आ गया होगा कि स्टीम जो है वो हमेशा प्रेशर डेवलप करती है, उसके ऊपर कोई भी चीज होती है तो वो उड़ जाती है उसके प्रेशर की वजह से। तो साइंस की जो हम डेफिनेशन देते हैं, स्टडी ऑफ नेचर इज साइंस, ये साइंस की डेफिनेशन है। तो नेचर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस है, नेचर जो है वो साइंस है, उसकी स्टडी साइंस है। अब इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती थी। जो चीज इंसान ने बनाई वो चीज इंजीनियरिंग है। अब इंसान ने क्या किया कि बहुत सारा पानी जमा किया और कोयला जमा किया, और उसके बाद उसने आग लगाई और उसके अंदर पानी स्टीम जनरेट की, और स्टीम को एक बहुत बड़े कंटेनर में जमा किया, और उसके बाद उसका प्रेशर जब डेवलप हुआ तो उसको पिस्टन के एक तरफ मारा तो पिस्टन एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ जब स्टीम को मारा तो दूसरी तरफ हो गया। तो टू एंड फ्रो मोशन ले लिया, और टू एंड फ्रो मोशन को कन्वर्ट कर दिया उसने रोटेरी मोशन में। तो उसने क्या किया, स्टीम इंजन बना दिया। स्टीम इंजन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन इंसान ने बनाया। तो ये चीज जो है वो इंजीनियरिंग है। अगर इंजीनियरिंग के अंदर हम जो इंजीनियर्स होते हैं बेसिकली वो क्या है कि नेचर के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको अच्छी तरह समझते हैं, और उसके बाद मटेरियल्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है उनको, और उसकी बेसिस पे चीजों को डिजाइन करते हैं। अब आप देखें जितने भी इस 100 ईयर्स के अंदर अगर देखें तो ज्यादातर जो है इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा प्रोग्रेस जो हुई वो यूएस और यूरोप में हुई। जहाँ पर चीजें जो हैं वो डिजाइन हुई, और डिजाइन होने के बाद अभी देखें तो ज्यादातर चीजें कहाँ बनने के लिए आती हैं? ज्यादातर आती हैं चाइना। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या है? जो इंजीनियरिंग डिजाइन्स हैं उसको किस तरीके से बनाया जाए, उस चीज को किस तरीके से बनाया जाए जो कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए। तो आप देखो चाइना के अंदर चीजें जो हैं वो बहुत कम कीमत के अंदर वो लोग बना लेते हैं, या तो वॉल्यूम है या, बट दे आर गुड इन इट। वो बहुत अच्छे हैं टेक्नोलॉजी की टर्म्स के अंदर।
तो वहां पर क्या होता है कि जो डिजाइन्स होते हैं उसको किस तरीके से बनाया जाए प्रोडक्ट को, कौन से प्रोसेस यूज किए जाए, कौन सी मशीनरी यूज किए जाए कि वो कम से कम में बन जाए ताकि पूरी इंसानियत को उससे फायदा हो। उसके बाद हम आते हैं एआई के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सिंपल है इसकी, आमतौर पे लोग जो है वो डेफिनेशंस में चले जाते हैं और एआई जो कर रहा है उसकी एप्लीकेशंस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम बहुत सिंपल टर्म्स में कहें, अपनी जबान में, एक आम आदमी को बताने के लिए कि एआई क्या है, तो जो बहुत सिंपल है कि जो इंसान कर सकता है, अगर वो चीज नॉन लिविंग करने लगे, जो इंसान नहीं है वो करने लगे, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। अब इसका टर्म के अंदर इसका पूरा मतलब है, हम, इंटेलिजेंस क्या है? सोच। और सोच और समझ जो है वो सिर्फ जानदार के साथ हो सकती है। जानदार में भी अभी हम बात नहीं करते हैं एनिमल्स की और ट्रीज की, हम बात करते हैं इंसानों की, कि इंसानों के साथ खास तौर से सोच और समझ जो है वो इंसानों के पास है। अगर वही सोच और समझ एक नॉन लिविंग के पास हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब नॉन लिविंग के अंदर क्या क्या आता है जिसके अंदर इंसानों जैसी समझ हो सकती है? तो उसमें एक तो कंप्यूटर्स आ गए, दूसरे कंप्यूटराइज्ड मशीन्स आ गई, तीसरा जो है वो रोबोट्स आ गया, कि ये वो चीजें कर सकते हैं, सोच सकते हैं जो इंसान जैसे सोच सकता है। अब सोचने के लिए, अब एक इंसान है, उसके पास सोचने का लिए इनपुट्स चाहिए होते हैं, कि उसने देखा तो उसको जो है वो इनपुट मिला, उसने छुआ किसी चीज को तो उसको इनपुट मिला, उसने किसी चीज को स्मेल किया, खुशबू आई तो उसको इनपुट मिला, उसने टेस्ट किया तो उसको इनपुट मिला, उसने सुना उसको इनपुट मिला। तो इंसान को क्या है कि इनपुट्स चाहिए होते हैं उसको सोच के लिए। अगर उसको इनपुट्स मिलना बंद हो जाए तो इंसान की सोच जो है वो बहुत महदूद हो जाए, वो डेवलप ना करे, प्रोग्रेस ना करे। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि इंसान का जो माइंड है उसके ऊपर ये सारे जो इनपुट्स हैं या सारे सेंसेस हैं उससे सिग्नल्स जाते हैं, और माइंड क्या करता है? सोचता है उसके बारे में। सोचने के बाद उसको जो है वो डिसीजन लेता है, और जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको ऑर्डर करता है, वो पार्ट्स जो है वो मूव होते हैं। अगर मान लिया कोई गर्म चीज मैं छूंगा तो फौरन क्या होगा कि एकदम से मैं अपना हाथ उठा लूंगा, क्योंकि सिग्नल जाएगा, और इससे जो है जिस चीज से नुकसान हो सकता है, फौरन क्या करेगा, माइंड जो है बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर वही चीजें मशीन करने लगी, मशीन जो है वो देखने लगे, मशीन जो है वो सुनने लगे, मशीन जो है वो स्मेल करने लगे, मशीन जो है वो टेस्ट करने लगे और बताने लगे वही चीज जो इंसान बताता है, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सिंपल है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। अभी हम देखते हैं कि कंप्यूटर, हम अलेक्सा की बहुत अच्छी एग्जांपल है कि हम कुछ भी बोलते हैं वो सुनता है और साथ में हमें जवाब भी देता है। विजन की बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो कार्स हैं, टेस्ला कार। उसके अंदर चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं और वो पहचानता है, कार पहचानती है कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। उसी तरीके से स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया। तो आजकल जो पूरा काम हो रहा है वो ज्यादातर हियरिंग, विजन, इन दोनों के ऊपर काम हो रहा है, जिसको जब हम वॉइस से, बोलने से रिलेटेड या सुनने से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है तो उसको हम बोलते हैं एनएलपी एरिया, और विजन जो है हमारा ये दूसरा एरिया है। इसके ऊपर अभी और भी काम हो रहा है बहुत ज्यादा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन में जाएं तो उसमें यह है कि लर्न फ्रॉम डेटा। डेटा कहाँ से आता है? वो जो पांचों सेंसेस हैं उस तरीके से इसके पास भी डेटा आता है। मेक डिसीजंस और प्रोडक्ट्स। जब डेटा आता है तो जैसे माइंड सोचता है, डिसीजंस लेता है और प्रोडक्ट कर लेता है, उसी तरह से मशीन भी करने लगती है। अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज। जो इंसान बोलता है उसको सोच लेती है, समझ लेती है, बोल देती है। अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज।
रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स, इमेजेस एंड स्पीचेस। स्पीचेस को कौन बोल रहा है समझ सके, इमेजेस क्या है, इमेजेस के अंदर वो देख सके, उसके अंदर पैटर्न्स क्या छुपे हुए हैं वो रिकॉग्नाइज करके बता सके, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अडेप्ट टू न्यू इनपुट्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। अब ऐसे ऐसे सिस्टम्स हैं कि जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की जरूरत ही नहीं है, वो इनपुट्स आएंगे खुद ब खुद जो है इनपुट से अपने आप को चेंज कर लेगा और इम्प्रूव कर लेगा। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग टेक्निकल लोगों के लिए एक एरिया है, इंटरेस्टिंग एरिया है, जिसके बारे में आदमी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करता है। मशीन लर्निंग के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स उसको प्रोग्रामिंग लगती है। तो उसको पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि मशीन लर्निंग है क्या। उसके बाद हमें चीज़ों से काम करना आसान हो जाएगा और बहुत सारे काम जो है आसान है। अब तो अगर आप में से किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारे एलएलएम मॉडल्स हैं इतनी बढ़िया प्रोग्रामिंग करके देते हैं कि क्या इंसान करेगा। लेकिन आप लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर एक्सपर्ट होना होगा और उसके अंदर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सीखेंगे। जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतना ही समझ में आएगा। तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बहुत छोटी डेफिनेशन ले लें तो एनी टेक्निक विच एनेबल्स कंप्यूटर टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। इंसान जो करते हैं अगर वो नकल करने लगे कंप्यूटर, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। मशीन लर्निंग जो है कुछ नहीं है, एआई है। लेकिन इसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स डेटा यूज करते हैं, उससे मशीन्स जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करती हैं और डिसीजंस लेती हैं। अब यहाँ पर ये हमारी इमेजेस हैं, मशीन को ये समझना है कि भाई ये कौन सा जानवर है, तो मशीन इस चीज को समझ सकती है। लर्निंग एंड इम्प्रूविंग थ्रू एक्सपीरियंस इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन नेचर। इंसान जो है वो लर्निंग पूरी जिंदगी की एक्सरसाइज है। जब आदमी पैदा होता है उससे लेके और मरने तक हर वक्त लर्निंग होती है। देखने से लर्निंग होती है, सुनने से लर्निंग होती है, छूने से लर्निंग होती है, टेस्ट करने से लर्निंग होती है। As an infant, we start with zero knowledge and skills, but we quickly acquire them and become more proficient each day. हम बचपन में से देखते हैं कि जैसे ही बचपन में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होती, जब दुनिया में इंसान आता है उसके दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन धीरे धीरे दुनिया की जो भी चीजें हैं वो सीख जाता है और अपनी जिंदगी के अंदर उन चीजों से समझ के काम करने लगता है। हाउ डिड यू नो दैट कंप्यूटर्स कैन डू द सेम थिंग? Machine learning combines computer science and statistics to enable computers to learn how to perform a specific task without being explicitly programmed to do so. अब हम देखते हैं कंप्यूटर्स ये काम कैसे कर लेते हैं। कंप्यूटर्स क्या करते हैं कि ये डेटा चाहिए होता है, स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है और कंप्यूटर साइंस की इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो जो स्टैटिस्टिक्स से डेटा मिलता है उसके ऊपर डिफरेंट एल्गोस और डिफरेंट प्रोग्राम्स लगा के कंप्यूटर्स जो है वो लर्न करते हैं और उसके बाद प्रेडिक्ट करना शुरू करते हैं कि क्या चीज पॉसिबल है। अब मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, मैं इसका बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि अगर स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाना हो तो इसको पढ़ाना बहुत आसान है। कि बच्चा जो है वो जिंदगी में अगर उसने कभी भी नहीं देखा होगा लाइन को, लाइन अगर नहीं देखा होगा तो वो क्या करेगा, पहली बार देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या चीज है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है तो बच्चा जो है वो इशारा करता है मदर को कि वो यानी कि वो क्या है। वो मदर बताती है, जैसे वो कौआ बैठा है कि भाई वो कौआ बैठा है। फिर दोबारा पूछता है कि वो क्या है, तो फिर वो माँ बताती है कि वो कौआ है। इस तरीके से कई बार बताती, तो उसको क्या है, धीरे धीरे माइंड में फीड हो जाता है, बिलियंस ऑफ इमेजेस फीड हो जाती हैं बच्चे के माइंड में। तो जैसे उसने बच्चे ने लाइन देखा, लाइन जो है पहले मान लीजिए फोटो देखा उसने, उसके बाद जू में गया उसने देखा, वो इमेजेस उसके माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाती है और वो पहले उसको पूछता है कि वो है क्या। जब माँ बताती है उसको कि वो लायन है या फिर कौआ है, तो वो कोरिलेट करता है कि भाई ये चीज जो है, यानी कि हर चीज का एक नाम होता है, कुछ ना कुछ बोलते हैं हर चीज को। बच्चे के समझ में आना शुरू हो जाता है बचपन से। तो वो उसने लाइन देखा, उसके माइंड में इमेज जो है वो स्टोर हो गई। फिर उसके बाद उसने टीवी में मान लो देखा लाइन को, तो उसने देखा अरे ये तो उसी जैसा है जैसा मैं जू में देख के आया था।
और इमेजेस उसकी इमेजेस जो है स्टोर होना शुरू हो जाती है माइंड में। जिस तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर इमेजेस हम स्टोर करते हैं, फिर हम जैसे सफारी में जाते हैं तो वहां पर भी लाइन देखते हैं, हर तरीके से देखते हैं, साइड से भी देखते हैं, बैक से देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं। हर तरीके से लाइन की इमेजेस जो है वो हमारे माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। और वही स्टोर इमेजेस जो है हम फोटो लेके, वीडियोस या फिर इमेजेस जो है वो स्टोर कर सकते हैं कहीं भी मेमोरी में, हार्ड डिस्क के अंदर या फिर कहीं भी पेन ड्राइव के अंदर। ये डिफरेंट इमेजेस जो है वो स्टोर हो जाती हैं हमारे माइंड में। उसी तरीके से डिफरेंट इमेजेस हम डाल सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क के अंदर या मेमोरी में। अब हमने क्या किया कि कंप्यूटर को एक इमेज दी। अगर वो इमेज हमारे डेटाबेस के अंदर है, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर है, तो वो क्या करेगा कि उसको सर्च करेगा उस इमेज की बेसिस के ऊपर, और सारी इमेजेस को कंपेयर करेगा। जैसे हम एक दो इमेजेस को देख के कंपेयर करते हैं ना, वो कंपेयर करेगा सिस्टम। और देखो ये इमेजेस दोनों सेम है, तो उसने क्या किया, सेम होने की वजह से 100% उसने कहा कि मैं 100% श्योर हूं कि ये लाइन है। लेकिन अगर मैंने कोई इमेज ऐसी डाल दी जो मेरी इमेजेस के अंदर नहीं है, मैं यहां पर गया, अब यहां पर मैंने लाइन की ये इमेज डाली है, अब ये इमेज यहां पर थी नहीं, तो अब वो देखेगा क्लोजेस्ट इमेज कौन सी है। तो उसको लगेगा हाँ भाई ये क्लोजेस्ट इमेज है, बहुत सारी चीजें इन दोनों की मिल रही हैं आपस के अंदर। तो उसने कहा कि ये लाइन है, लेकिन एक्यूरेसी क्या है, 95% होगी। यानी कि 100% श्योर नहीं है, क्योंकि 100% नहीं है, लेकिन क्या है कि मोस्ट ऑफ द 95% चीजें जो है मिल रही हैं आपस में। तो प्रोबेबिलिटी 95% क्या है कि ये लाइन। तो ये हमारा कहलाता है, अगर हम प्रोग्राम्स, हमारे प्रोग्राम्स ये चीज चेक करने लगते हैं, कि वो लर्न करने लगते हैं कि भाई ये लाइन है, और फिर उसके बाद अगर हम कोई इमेज देते हैं लाइन की तो वो बता देते हैं लाइन है। तो ये हमारा क्या होता है, मशीन लर्निंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू नीड अ कंप्यूटर दैट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजेस ऑफ डॉग्स एंड कैट्स। You could begin by showing it picture and labeling them as either dog or cat. ये हमने क्या किया कि इसके अंदर इमेज डाल के वो बता देता है हमको ये कैट है या डॉग है। ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। जैसे यहाँ हमने डाला, इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो यूज होते हैं, वो आपको बता देगा कैट है या डॉग है, दोनों के अंदर डिफरेंस। लेकिन उससे पहले हमको ट्रेन करना होता है उसको। जैसे माइंड में, बच्चे के माइंड को जब पता होगा कि भाई हाँ कैट्स उसने देखी होंगी, डॉग्स देखी होंगी, तभी डिफ्रेंशिएट कर पाएगा माइंड कि कौन सी कैट है और कौन सा डॉग है। A computer programmed for machine learning will then search for statistical patterns within the data that allows it to identify a cat or dog in the future. It may discover that the cats have shorter noses and that the dogs comes in a wider range of sizes, and it will then present this information numerically and organize it in space. Crucially, it is computer, not the programmer, that identify these patterns and establishes the algorithm that sorts the future data. अभी हम बहुत थ्योरी में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल चीजों की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर हमें समझना है तो उसको हम समझ सकते हैं। तो मशीन लर्निंग जो है वाइडली यूज हो रही है एप्लीकेशंस के अंदर, फेशियल रिकॉग्निशन में, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पैम फिल्टर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, व्यू रिकमेंडेशन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। इसकी सारी हम एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे कि इन सब चीज़ों को हम, बहुत आसान है एप्लीकेशंस को बनाना, कि इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Today, machine learning researchers are combining statistics and computer science to develop the algorithms that can solve more complex problems more efficiently, using less computing power. For medical diagnosis to social media, potential of machine learning is to transform our world in incredible. Okay, so before we move to our main training, uh, we will be putting our maximum limit to 30, between 20 to 30, one class.
So before we move on, let us talk about deep learning also. मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ऑलमोस्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है। दोनों में क्या फर्क है कि अगर हमारी मशीन लर्निंग है तो उसके अंदर कम डेटा अगर हम है और वो प्रोडिक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। लेकिन अगर हमारे पास ह्यूज डेटा है, मान लिया लाइन की 50 लाख इमेजेस है, तो उसके बाद जब हम कोई भी उसके अंदर डालेंगे इमेज, तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि क्या है। जैसे मशीन लर्निंग के अंदर अगर हम टेल डाल देंगे लाइन की, दुम डाल देंगे, तो हो सकता है वो पहचान ना पाए कि ये दुम जो है किस चीज की है। लेकिन डीप लर्निंग के अंदर क्योंकि इतना बड़ा ह्यूज डेटा होता है और वो जो ट्रेन होता है वो इतना अच्छा होता है कि अगर आप दुम भी डालेंगे, सिर्फ दुम की फोटो, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो है वो किसकी दुम है। तो वो हमारा कहलाता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एलएलएम मॉडल्स। अब एलएलएम मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जैसे हमारा जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, ये सारे हमारे मॉडल्स हैं। क्वेन हो गया, ये एलएलएम और लैंग्वेज मॉडल्स हैं। ये इमेजेस जो है उसको प्रोसेस नहीं करते हैं। और जो हमारी डीप लर्निंग है वो बेसिकली प्रोसेस करती है हमारी इमेजेस को, हमें बताती है कि इमेजेस के अंदर क्या है, ये इमेजेस किस चीज की हैं। तो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लेकिन अभी तो आप इमेजेस उसके अंदर डालें तो वो इमेज को बता देता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। चैट जीपीटी को आप डालें तो वो बता देगा ये किस चीज की इमेज है। तो वो जो यूज कर रहे हैं वो डीप लर्निंग को भी यूज कर रहे हैं और साथ में यूज कर रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो दोनों को मिला के सब, हर जगह एक सॉल्यूशन कोशिश की जा रही है कि एक ही जगह सब चीज का सॉल्यूशन मिले। तो डीप लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दोनों को अगर हम मिला दें तो वो कहलाता है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई जो है वो बेसिकली हम दोनों को यूटिलाइज करते हैं, डीप लर्निंग को यूटिलाइज करते हैं और एलएलएम मॉडल को यूटिलाइज करते हैं। तो वो दोनों मिला के कहलाते हैं डी जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई के अंदर जो आमतौर पे हम जो कंटेंट्स डालते हैं और जनरेट करते हैं, वो तो एक तो हमारा टेक्स्ट होता है, वो हम जनरेट कर लेते हैं, इमेजेस जनरेट कर लेते हैं, वीडियोस जनरेट कर लेते हैं, साउंड्स जनरेट कर लेते हैं। तो ये कंटेंट्स जब हम जनरेट करते हैं तो ये कहलाता है हमारा जनरेटिव एआई। इसके अलावा अभी हम जो है नेक्स्ट स्टेज पे भी जा रही है साइंस। अभी तक क्या है कि हम जैसे विजन को अलग यूज कर रहे हैं और एनएलपी को अलग यूज कर रहे हैं। लेकिन नेचर में दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है। जैसे हमारे करीब में बिल्ली बैठी है, तो मैंने किसी से कहा कि ये बैठी है, तो वो क्या है फौरन उधर देखेगा जिधर मैंने कहा ये बैठी है, साथ में ये पहचान जाएगा उसको देख के कि ये कौन बैठी है। मैं किसके बारे में, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये कैट बैठी है, वो ऑटोमेटिकली पहचान जाएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैट बैठी है, क्योंकि उसने क्या किया कि मेरी आवाज सुनी और उसके बाद उसने बिल्ली को देखा। तो अभी नया एरियाज जो है वो इमर्ज हो रहे हैं, नए एरियाज इमेज हो रहे हैं, उसके अंदर नई नई और टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। रोजाना जो है एआई जो है बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं हुआ है। धीरे धीरे हम मैच्योरिटी लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ स्लाइड्स हम इसकी भी कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो ये जो हमारा सेशन है इसके अंदर ये बेसिकली 2 घंटे के 2-2 घंटे के सेशंस बनाए थे, लेकिन यहाँ पर 2 घंटे में बोर होता है थोड़ा आदमी, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर लूंगा। तो इसके अंदर जो कवर करेंगे, व्हाट इज जनरेटिव एआई, अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन मॉडल्स, की माइलस्टोन्स इन जनरेटिव एआई, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, प्रैक्टिस रिसोर्सेज एंड डेमोज। शुरू के अंदर जो हमारे सेशंस होंगे उसके अंदर आप लोगों को जरूरत नहीं होगी लैपटॉप्स की, लेकिन आगे चल के इस ट्रेनिंग्स का सिर्फ वही लोग एडवांटेज ले सकते हैं जिनके पास लैपटॉप्स होंगे और साथ में उनके पास उनको थोड़ी नॉलेज होगी पाइथन की। पाइथन की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, पाइथन की थोड़ी ट्रेनिंग भी आप लोगों को दूंगा। बहुत जरूरी नहीं है, आप बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो कोड जनरेट कर देंगे, आप लोगों को बस ये है धीरे धीरे कोड को समझना आना चाहिए।
कि कोड जो है क्या है, तो बेसिक्स ऑफ पाइथन जो है वो काफ़ी है। तो मैं देखता हूँ साथ में बेसिक्स ऑफ पाइथन्स भी शुरू करने का। ओके, डेफिनेशंस कर लेते हैं हम। व्हाट इज जनरेटिव एआई? डेफिनेशन: जनरेटिव एआई refers to artificial intelligence systems capable of generating new contents such as text। जैसे हमने चैट जीपीटी में कोई क्वेश्चन किया, उसने हमें उसका आंसर दे दिया, तो टेक्स्ट जनरेट हो रही है। हमने जैसे आज इससे पहले वाली क्लास की थी, उसके अंदर वीडियोस जनरेट किए थे और उसके अंदर इमेजेस जनरेट की थी। तो ये क्या है कि इमेजेस जनरेट करता है, वो भी हमारा जनरेटिव एआई। ऑडियो, वॉइस जनरेट कर सकता है, किसी की भी आपको वॉइस क्लोन करना है, आप वॉइस क्लोन कर सकते हैं। कोड जनरेट कर लेता है। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें जनरेट करता है, मोर बेस्ड ऑन द पैटर्न लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। और ये किस बेसिस पे करता है कि इसके पीछे बहुत ह्यूज डेटा, बहुत बड़ा पूरा इंटरनेट का बहुत बड़ा डेटा जो है वो मौजूद होता है, उसको सामने रख के वो आगे जो है अपने आप को ट्रेन करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ जनरेटेड कंटेंट्स: टेक्स्ट लाइक स्टोरी, ब्लॉग, समरीज, इमेजेस, एआई जनरेटेड आर्ट, कोड, फंक्शनल जनरेटर्स, ऑडियो, म्यूजिक, एआई कंपोज म्यूजिक। म्यूजिक भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीजें कैसे जनरेट की जाती हैं, ये मैं आम तौर पे लूंगा। जो बच्चों की क्लासेस लेता हूँ और साथ में जनरल पब्लिक की क्लासेस लेता हूँ, उसके अंदर ये टूल्स यूज करता हूँ मैं इन सब चीजों को जनरेट करने के लिए। अगर इंटरेस्टिंग है, आप लोग चाहे करें तो उसको भी ज्वाइन कर लिया करें। हाउ इज जनरेटिव एआई डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल एआई? ट्रेडिशनल एआई में ये प्रोडक्टिव होती है, लेकिन इसके अंदर क्रिएटिव होती है। इसके अंदर ये एडिशनल अपनी तरफ से चीजों को ऐड ऑन करता है जनरेटिव एआई के अंदर। ट्रेडिशनल एआई में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं। हमने कोई चीज दी, उसकी बेसिस पे क्लासिफाई कर देगा या डिटेक्ट कर लेगा ये क्या है। यहाँ पर वो कंटेंट अपनी तरफ से कंटेंट जनरेट करते देगा। सिर्फ यही नहीं है कि भाई ये बता दो क्या है, बल्कि वो इतना स्मार्ट है कि एडिशनल आपको बता देगा। जैसे ई स्पैम फिल्टर, अगर हम एआई के अंदर करेंगे तो हम फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सा स्पैम है, कौन सा नहीं है, प्रोग्राम डेवलप करके। इसके अंदर ये वही नहीं बता देगा क्या, बल्कि अपनी तरफ से और एडिशनल मेल जो है वो क्रिएट भी कर सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। अभी जनरेटिव एआई का भी नाम धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, मल्टी मॉडल एआई होता जा रहा है। तो उसकी भी हम बात करेंगे बाद में। ये हमारा रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है जनरेटिव एआई किससे हम यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी एक टूल है, डेल ई है, गिटहब को पायलट है, रनवे एंड रनवे एमएल है, साउंड ड्रॉ है। और डेमो जो है इसका हम यहाँ पर देख सकते हैं इन वेबसाइट्स के ऊपर।